इंडिया के जितने नेबर्स हैं उन सबको अपने घेरे में ले लिया जाए। अगर इंडिया के सारे नेबर्स चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो इंडिया के चारों तरफ दुश्मन आ जाते हैं। बाकी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि नेपाल और अब भूटान का डोकलाम, पूरा म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और अब अफगानिस्तान भी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम जिस वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय मीडिया ने हमेशा से अपनी आवाम को झूठे प्रोपगंडे में फंसाए रखा और यही बात करते रहे कि पाकिस्तान बहुत कमजोर हो चुका है, पाकिस्तान के पास खाने को कुछ नहीं है, तो पाकिस्तानी आवाम भूखी रह रही है। ना पाकिस्तान में बिजली है, ना पानी है, यानी कि कुछ भी पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन अब भारत के सीनियर तज्जियाकार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बैठकर ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हमें मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान हमसे बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक एक करके हमारे तमाम पड़ोसी अपनी तरफ कर लिए हैं और भारत का अब कोई भी ऐसा पड़ोसी नहीं है जो भारत से खुश हो। आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि भारतीय तज्जियाकार की जुबानी कि वो कैसे एक एक करके सबके बारे में बता रहा है कि कैसे एक एक करके तमाम मुल्क हमसे दूर होते गए और हम बस देखते रह गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। और इंडिया के साथ ही नहीं, सभी कंट्री के साथ लागू किया, जिसके साथ भी उसका बॉर्डर लगता है सबके साथ डिस्प्यूट है। और सलामी स्लाइसिंग को हमेशा उसने अपने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए लागू किया। और दूसरी पॉलिसी ये थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो उसने इंडिया के लिए अपनाई कि इंडिया के जितने नेबर्स हैं उन सबको अपने घेरे में ले लिया जाए। अगर इंडिया के सारे नेबर्स चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो इंडिया के चारों तरफ दुश्मन आ जाते हैं, एनिमीज। ये जितने 6-7 हमारे पड़ोसी देश थे, ऐसा क्या हुआ कि हमने उनका विश्वास खो दिया, लॉस्ट द ट्रस्ट। ये बात तो सही है कि इंडिया इज अ बिग कंट्री और मैं इस पे आऊंगा, डिटेल में बात करूंगा आज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी इस पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है कि दुनिया में जो डिप्लोमेसी है, जो आपस में रिलेशनशिप्स हैं, उस पॉलिसी का नाम क्या है? पॉलिसी का नाम है द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। हो सकता है कुछ लोगों ने शायद नाम सुना हो, कुछ लोगों ने हो सकता है नाम ना सुना हो। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी यानी कि मोतियों का हार। मोतियों का हार किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में, इसके बारे में बात करनी जरूरी है। दरअसल चाइना की दो पॉलिसी रही हैं, इंडिया के लिए दोनों अप्लाई की गई। एक पॉलिसी है उसकी जिसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग, नाम सुना होगा आपने, सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग के अंदर क्या होता है कि आप दूसरे कंट्री का एक एक इंच हिस्सा हड़पते चले जाते हो और जब तक दूसरे को पता लगता है, पता लग रहा है कई मील का हिस्सा आपके हाथों से जा चुका है, और फिर आप कहते हो कि नहीं ये तो हिस्सा मेरा है, यहां तो मेरी चौकी थी, यहां तो मेरा सिक्योरिटी स्टेशन थे, यहाँ तो बॉर्डर मेरे माइलस्टोन लगे हुए थे, ये तो मेरा का मेरा सारा का सारा। लेकिन ये सलामी स्लाइसिंग को चाइना ने जितनी चतुराई से पिछले करीब करीब 70-80 साल में, जब से इंडिपेंडेंट हुआ तब से उसने लागू किया उसको, और इंडिया के साथ ही नहीं सभी कंट्री के साथ लागू किया, जिसके साथ भी उसका बॉर्डर लगता है सबके साथ डिस्प्यूट है। और सलामी स्लाइसिंग को हमेशा उसने अपने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए लागू किया। और दूसरी पॉलिसी ये थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो उसने इंडिया के लिए अपनाई कि इंडिया के जितने नेबर्स हैं उन सबको अपने घेरे में ले लिया जाए। अगर इंडिया के सारे नेबर्स चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो इंडिया के चारों तरफ दुश्मन आ जाते हैं, एनिमीज। अब सवाल ही पैदा होता है कि इन एनिमीज से नहीं या दोस्तों से नहीं, ना एनिमीज ना दोस्त, फिर करें क्या अल्टीमेटली? तो किस ढंग से बीआरआई स्कीम के द्वारा, ल्योरमेंट के द्वारा, टेट के द्वारा एक एक करके कंट्रीज को अपने कब्जे में चाइना लेता चला गया। और उस चक्कर में क्या हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि नेपाल और अब भूटान का डोकलाम, पूरा म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और अब अफगानिस्तान भी सब चाइना के फेर में चले गए। डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है चाइना की, और डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो इंडिया के लिए इट्स ह्यूज ह्यूज कंसर्न। चलिए कुछ फोटोग्राफ और मैप्स के द्वारा समझाते हैं कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी क्या है और कैसे चाइना ने हमको एक मोतियों के हार के अंदर फंसा लिया। इस तस्वीर को अगर आप देखें गौर से तो आप पाएंगे कि इंडिया के चारों ओर जितने देश हैं, बिना छोड़े किसी को
एक एक को अपने कब्जे में लिया। पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और कश्मीर का तो पूरा का पूरा अक्साई चिन्ह उसने हड़प लिया। ये फोटोग्राफ। और कोई नेबरिंग कंट्री ऐसा नहीं है आज की डेट में जो इस समय चीन के बड़े इन्फ्लुएंस में ना हो। मैं आपको बताऊं, एवरी कंट्री हैज गॉन। एक बांग्लादेश बचा था, अब वो भी चला गया है। ये लिस्ट है हमारे सारे नेबरिंग कंट्री की, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। एक एक करके आते हैं। एक कुछ पॉइंट्स यहां पे बताता हूं आपको। सीपेक प्रोजेक्ट एक्सटेंड किया जा रहा है। बांग्लादेश, पोर्ट फैसिलिटीज फॉर चाइनीज नेवी प्लस ए न्यू एयरबेस इन लाल मुनीरहाट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि चिकन स्नैक के साथ लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट। म्यांमार, फुल्ली अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन थ्रू मिलिट्री जुंटा। लेकिन चाइना ने यहां पे चाल खेली कि मिलिट्री जुंटा को भी सपोर्ट करता है, रेबल्स को भी सपोर्ट करता है, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू। रेबल्स जीतेंगे तो भी चाइना का शासन, मिलिट्री जुंटा जीते तो भी उनका शासन। मकसद क्या था? मकसद ये था कि चाइना को दरअसल बे ऑफ बंगाल में एक पोर्ट चाहिए, एक बंदरगाह चाहिए। अगर वो बे ऑफ बंगाल में आना चाहता है तो उसको घूम के आना पड़ेगा, साउथ चाइना सी, स्टेट ऑफ मलक्का, और वहां से घूम के बे ऑफ बंगाल में आना पड़ेगा। लेकिन यहां से म्यांमार के अंदर पूरी रेलवे लाइन बिछा के पोर्ट तक उसको आने में कुछ घंटे लगते हैं। तो स्ट्रेट एक्सेस उसको मिलता है म्यांमार के पोर्ट के द्वारा चाइना का मेन लैंड के अंदर। ये सबको पता है। अब तो म्यांमार पूरी तरह से पहले से कब्जे में था। लेकिन पहले आते हैं नेपाल के ऊपर। चलिए एक एक करके ले लेते हैं। नेपाल में हमारे डिस्प्यूट्स जो स्टार्ट हुए थे, एक्चुअली वो मधेशियों के साथ स्टार्ट हुए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो जहां पे भारत ने कुछ आपत्तियां दर्ज की थी, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन उनका था लेकिन आपत्तियां हम दर्ज कर रहे थे, जो नेपाल को बर्दाश्त नहीं हुआ। और फिर उसके बाद बहुत सारे जो एरियाज थे इसके अंदर, काला पानी था, लिम्पू धुरिया था, एक दो और जगह थी। फिर उसके बाद अखंड भारत का नक्शा इंडिया में आया और उन्होंने अखंड नेपाल का नक्शा लगा दिया। वो फिर उसके अंदर काफी तलखी हुई और चाइना ने बहुत जबरदस्त बीआरआई स्कीम के अंतर्गत नेपाल को हेल्प देना शुरू कर दिया। जब नेपाल को हेल्प देना शुरू किया तो वहां इंडिया को लगा कि चीजें हाथ से निकल रही हैं। जब हम इंडिया के द्वारा अपने नेबर्स को दी जाने वाली जो एनुअल हेल्प है उसको देखें तो पीनट्स है, कभी 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, बस इतना ही। मैक्सिमम जो है वो भूटान को जाती है। जबकि यहां पर हजारों करोड़ की हेल्प देके आपको इन कंट्रीज को खुश रखना चाहिए था, जैसे अमेरिका हमेशा रखता आया बहुत सारे कंट्रीज को पैसे देकर। हम शायद वो नहीं कर पाए, पर चाइना ने बीआरआई स्कीम में सबको ले लिया, किसी को नहीं छोड़ा। और नेपाल के अंदर ये जो सारे डिस्प्यूट थे ये बढ़ते चले गए। और यहां पर खास तौर से जो काला पानी एरिया है या फिर उसके अलावा लिम्पू धुरिया एरिया है, बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर भी हम लोग आए। तो नेपाल ने फिर अपने एक करेंसी नोट के ऊपर भी इसको अपना एरिया दिखाया, तो उससे थोड़ा और तलखी बढ़ी। दरअसल तलखियां बढ़ती चली गई। मैं आपको बताऊं, नेपाल के साथ आज हालात ये है कि वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। कहने को वहां पर हिंदू राष्ट्र की वापसी का और राजशाही की वापसी के आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि चाइनीज शिकंजा बहुत ज्यादा कसा हुआ है यहां पर। तो नेपाल धीरे धीरे, केपी शर्मा ओली रहे हों, प्रचंड रहे हों, इवन जो कांग्रेस के वहां पर जो नेता था, नेपाली कांग्रेस के जो नेता थे, वो भी भारत से इतने खुश नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो सपोर्ट उनको चाहिए थी भारत से वो उनको मिलती नजर नहीं आई। और हम नेपाल को भी एक किस्म से एक दोस्त के रूप में अपने हाथों से गवा बैठे। ये पहला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी कंप्लीट हुआ। जब हम भूटान पे आए तो यहां पर एक नई चाल चली गई चाइना के द्वारा। चाइना ने नॉर्थ एरिया के दो एरिया थे, पासमलुंग एरिया और जाकरलुंग एरिया, उनको कैप्चर कर लिया। तो वहां पे अपने पूरे टेंट लगा दिए, पूरी सेना ले आए। और वहां पे एक खास तौर से जो तवांग साइड का एरिया, वहां भी एक एरिया इसमें शो नहीं किया गया, वो भी उसने अपना लिया। और फिर बाद में उसने कहा कि सिक्किम के साथ लगा जो डोकलाम है, जो हमारे चिकन स्नैक के ऊपर पड़ता है 50 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर दरअसल उसने खेल खेला। और फिर कहता है कि मैं तुमको जाकर लूंगा और पासम लूंगा, वापिस कर दूंगा, तुम मुझे डोकलाम दे दो जो 269 स्क्वायर किलोमीटर का प्लेटो है। उसके ऊपर भूटान बेचारा मजबूर हुआ क्योंकि उसको जो सपोर्ट चाहिए थी वो उसको वहां पर नहीं मिली। उसकी वजह से वहां पर दिक्कत होनी शुरू हुई। और आज डोकलाम ऑलमोस्ट भारत के हाथ से जा चुका है, यानी कि भूटान के हाथ से जा चुका है। और हमारे लिए जो खतरे हैं बढ़ चुके हैं क्योंकि 8 लाख की पॉपुलेशन, 7.5 और 8 लाख के बीच की पॉपुलेशन, बेचारा फाइट कैसे करे? उसके पास आर्मी भी नहीं है, तो कैसे फाइट कर सकता है? तो अल्टीमेटली चाइना के सामने ऑलमोस्ट भूटान का सरेंडर है। और ये भारत के लिए एक
डिप्लोमेटिकली डिफीट थी और हम कुछ नहीं कर पाए। ये जो सारे के सारे जो एरियाज हैं, डोकलाम यहाँ भी मैंने फिर से दिखाने की कोशिश की। तो बहुत पक्का हमारा दोस्त जो भूटान था, वो भी अल्टीमेटली आधा चाइना के कब्जे में चला गया, और चाइना प्रेशर डाल रहा है कि मेरी एम्बेसी वहां पर खोलो, क्योंकि भूटान में किसी देश की एम्बेसी नहीं है इंडिया को छोड़ के। तो वो कहता है कि ठीक है भाई, अपनी अपनी एम्बेसी खोलो। ये एक किस्म से इंट्रूजन वाली सारी की सारी चीजें वहां से निकलती चली गई। तो भूटान के दोनों चित्र मैंने आपके सामने दिखाए यहाँ पे। जब मैं श्रीलंका पे आता हूं, तो श्रीलंका के जो हम्बन टोटा पोर्ट है, जो नीचे बॉटम पे दिखाया, उसको 99 ईयर के लिए श्रीलंका की सरकार ने लीज पर, लॉन्ग लीज पर चाइना को दिया, क्योंकि चाइना का कर्जा इतना ज्यादा हो चुका था कि उसको चुकाने में बिल्कुल भी एबल नहीं था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई हम्बन टोटा पोर्ट तो देना पड़ेगा। और उसके साथ इसने एक और काम किया कि चाइना ने अपने स्ट्रिंग ऑफ जो बहुत बड़े जो स्पाइंग शिप्स थे, जिसको वो रिसर्च शिप्स बोलता है, उसकी संख्या उसने बढ़ा दी पूरी की पूरी बे ऑफ बंगाल में। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है कि मालदीव एरिया के अंदर